नमस्कार दोस्तों, लर्न विद हर्जे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंपनी लॉ पेपर 1 के एमसीक्यूज़ को। ये दूसरा पार्ट है, इसका एक पार्ट पहले ही अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक यहाँ आपको दाहिने कोने में और नीचे के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए इस दूसरे भाग को चालू करते हैं। पहला प्रश्न है, रजिस्टर्ड कार्यालय में परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार के पास भेज दी जानी चाहिए 3 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 1 माह के अंदर या आवश्यक नहीं है। तो देखो, यदि कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय में कोई भी परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना 3 महीने के अंदर रजिस्ट्रार तक भेजनी आवश्यक होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंपनी अपने उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन कर सकती है साधारण प्रस्ताव एवं अधिकरण की लिखित अनुमति के द्वारा, विशेष प्रस्ताव या अधिकरण की लिखित अनुमति के द्वारा, केवल विशेष प्रस्ताव द्वारा या केवल अधिकरण की लिखित अनुमति के द्वारा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि यदि कंपनी अपना उद्देश्य वाक्य परिवर्तन करना चाहती है तो उसे विशेष प्रस्ताव भी लाना होगा और साथ ही साथ अधिकरण की लिखित अनुमति भी लेनी होगी, तभी जाकर वो अपने उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन कर सकती है। अगला प्रश्न है, कंपनी अपने नाम में परिवर्तन कर सकती है विशेष प्रस्ताव और केंद्रीय सरकार की लिखित स्वीकृति द्वारा, साधारण प्रस्ताव और अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल की लिखित अनुमति द्वारा, विशेष प्रस्ताव और अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल की लिखित अनुमति के द्वारा, या फिर साधारण प्रस्ताव और केंद्रीय सरकार की लिखित स्वीकृति द्वारा। तो देखो, कंपनी को अपने नाम में परिवर्तन करने के लिए पहले तो विशेष प्रस्ताव लाना पड़ता है और साथ ही केंद्रीय सरकार की लिखित अनुमति लेनी पड़ती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंश पूंजी में वृद्धि करने से संबंधित प्रस्ताव रजिस्ट्रार को सूचित कर देना चाहिए 1 वर्ष के अंदर, 60 दिनों के अंदर, 3 माह के अंदर या 30 दिन के अंदर। तो देखो, कंपनी यदि अपने अंश पूंजी में कोई वृद्धि करती है, शेयर कैपिटल को बढ़ाना चाहती है, तो इससे संबंधित कोई भी प्रस्ताव होता है तो 30 दिनों के अंदर रजिस्ट्रार को उसकी सूचना देनी आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद, एक सीमित दायित्व वाली कंपनी अपनी अंश पूंजी में परिवर्तन कर सकती है अंश पूंजी को बढ़ाकर, अंश पूंजी को घटाकर, अंश पूंजी का पुनर्गठन करके या इनमें से सभी के द्वारा। तो कोई भी लिमिटेड कंपनी अपने शेयर कैपिटल की मात्रा में परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र है। वो अंश पूंजी बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है और उसका पुनर्गठन भी कर सकती है, यानी उसमें इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर के रेशियो को चेंज भी कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, पार्षद अंतर्नियम परिभाषित है धारा 2(1) में, धारा 2(5) में, धारा 3 में या धारा 3(2) में। तो देखो, पार्षद अंतर्नियम की परिभाषा धारा 2 उपधारा 5 में यानी धारा 2(5) में दी गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है, पार्षद अंतर्नियम के लिए आवश्यक है कि यह मुद्रित होना चाहिए यानी प्रिंटेड होना चाहिए, अनुच्छेदों में क्रमागत रूप से संख्या का लिखा होना चाहिए, हस्ताक्षरित होना चाहिए या ये सभी। तो देखो, पार्षद अंतर्नियम के लिए ये तीनों ही बातें जरूरी हैं कि वो एक तो प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा हर एक पैराग्राफ को नंबर वाइज लिखा हुआ होना चाहिए, साथ ही उसके ऊपर संबंधित व्यक्तियों के सिग्नेचर भी होने चाहिए। ये तीनों चीज़ें रहेंगी तभी पार्षद अंतर्नियम मान्य होगा। इसके बाद देखिए, बिना अंश पूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित दायित्व कंपनी का पार्षद अंतर्नियम होना चाहिए अनुसूची 1 की तालिका जी के अनुसार, अनुसूची 1 की तालिका एफ के अनुसार, अनुसूची 1 की तालिका एच के अनुसार या अनुसूची 1 की तालिका जे के अनुसार। यहाँ पे बिना अंश पूंजी वाली कंपनी की बात हो रही है और गारंटी द्वारा सीमित दायित्व कंपनी हो, तो ऐसे केस में पार्षद अंतर्नियम बनाने का तरीका आपको अनुसूची ए की तालिका एच में बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
अंश पूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित कंपनी का पार्षद अंतर्नियम निम्नलिखित के अनुसार होना चाहिए। अनुसूची 1 की तालिका जी, अनुसूची 1 की तालिका ग, अनुसूची 1 की तालिका ख या अनुसूची 1 की तालिका क। तो देखो, यदि वही गारंटी द्वारा सीमित दायित्व कंपनी अंश पूंजी के साथ हो तो उसके अंतर्नियम बनाने का तरीका अनुसूची 1 की तालिका जी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जी में अंश पूंजी वाली कंपनी के लिए बात कही गई है और अभी हमने देखा था एच में बिना अंश पूंजी वाली कंपनी की बात कही गई है। ठीक है, अब देखिए, असीमित दायित्व वाली कंपनी जिसकी अंश पूंजी हो के पार्षद अधिनियम का प्रारूप होना चाहिए। अनुसूची 1 के तालिका एफ के अनुसार, अनुसूची 1 के तालिका ग के अनुसार, अनुसूची 1 के तालिका घ के अनुसार या अनुसूची 1 की तालिका आई के अनुसार। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। शेड्यूल 1 के टेबल आई में यह बताया गया है कि असीमित दायित्व वाली कंपनी जो अंश पूंजी के साथ बनती हो उसके पार्षद अंतर्नियम को कैसे बनाया जाएगा। ये अधिनियम नहीं है, ये अंतर्नियम है। अगला प्रश्न है, प्राइवेट कंपनी के पार्षद अंतर्नियम के बारे में सूचना अपेक्षित है। अंशों के हस्तांतरण के अधिकार पर प्रतिबंध, सदस्यों की सीमित संख्या, अंशों के लिए जनता को निमंत्रण देने पर प्रतिबंध या उपर्युक्त सभी। तो देखो, प्राइवेट कंपनी के पार्षद अंतर्नियम में अंशों के हस्तांतरण के अधिकार पर प्रतिबंध रहता है, सदस्यों की संख्या भी सीमित रहती है और अंशों को जनता के लिए भी आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक कंपनी की स्थिति में एक प्रांत से दूसरे प्रांत में परिवर्तन करने के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक है। यानी कंपनी एक प्रांत से दूसरे प्रांत में यदि स्थापित होना चाहती है या पते में परिवर्तन करना चाहती है तो किसका अनुमोदन जरूरी है। केंद्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, रजिस्ट्रार या प्रवर्तक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होगी। अगला प्रश्न है, अधिकार जिनका प्रयोग अंतर्नियम पर आधारित नहीं है। अंश पूंजी को कम करने का अधिकार, उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन का अधिकार, वाहक अंश और अधिपत्र के निर्गम का अधिकार या अतिरिक्त संचालक नियुक्त करने का अधिकार। तो देखो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन करने का अधिकार अंतर्नियम पर आधारित नहीं है, ये विशेष प्रस्ताव के माध्यम से होता है। ठीक है, और केंद्र सरकार की अनुमति इससे होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अंतर्नियम में परिवर्तन से संबंधित वाद कौन सा है। ब्रिटिश एंड अमेरिकन ट्रस्टी एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन बनाम काउपर, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बनाम डलहौजी होल्डिंग लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रेणु सागर पावर कंपनी या बेनेट कोलमैंड एंड कंपनी बनाम भारत संघ। तो देखो, अंतर्नियम में परिवर्तन से संबंधित वाद इनमें से है ये वाला पहला, ब्रिटिश एंड अमेरिकन ट्रस्टी एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन बनाम काउपर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद शक्तिवाय का सिद्धांत निम्न वाद में प्रतिपादित हुआ था। प्रीमियर इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड बनाम कार्लटन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम टर्क्वेड, ऐश्वरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी बनाम रिचे या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखो, शक्तिवाय का सिद्धांत ऐश्वरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी बनाम रिचेवाद में जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यानी ये सिद्धांत कहता है कि एक कंपनी अपने अंतर्नियम के बाहर जाकर भी कुछ कार्य कर सकती है कुछ विशेष परिस्थितियों में। अगला प्रश्न है, आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत से संबंधित वाद कौन सा है। रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम टर्क्वेड, लक्ष्मण स्वामी मुलादियर बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम, सालोमन बनाम सालोमन या स्पेंसर्ड एंड कंपनी बनाम कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम टर्क्वेड। ये एक ऐसा वाद था, ऐसा केस था जिसमें आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत को पारित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में शक्तिवाय के सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था। 1850 में,
1866 में, 1956 में या 1971 में? तो भारत में इस सिद्धांत का प्रथम बार प्रयोग 1866 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शक्ति वाह्य कार्य से तात्पर्य है कंपनी अधिनियम के बाहर कार्य, पार्षद सीमा नियम के बाहर के कार्य, पार्षद अंतर्नियम के बाहर के कार्य, या ये सभी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये सभी। इसलिए क्योंकि पार्षद सीमा नियम और अंतर्नियम दोनों कंपनी अधिनियम के अंतर्गत बनते हैं और पार्षद अंतर्नियम पार्षद सीमा नियम के दायरे में बनता है, यानी तीनों चीज़ें एक दूसरे में निहित होती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, एसबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी बनाम रीचे में निर्णय देने वाले कौन थे? लॉर्ड मैकनाटन, लॉर्ड जस्टिस केयर्न्स, न्यायाधीश कानिया, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लॉर्ड जस्टिस केयर्न्स, इन्होंने इस केस में फैसला दिया था। अगला प्रश्न है, अधिकारों के अंदर के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किए गए कार्य, पार्षद अंतर्नियम के अंतर्गत किए गए कार्य, पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत किए गए कार्य, या कंपनी की बैठक के लिए तैयार कार्यसूची के अंतर्गत किए गए कार्य? तो देखो, अधिकारों के अंदर सिद्धांत जो है ये शक्ति वाह्य के सिद्धांत के ठीक विपरीत है, और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि कंपनी के बैठक के लिए तैयार कार्यसूची के अंतर्गत किया गया कार्य अधिकारों के अंदर के सिद्धांत को प्रकट नहीं करता है। वास्तव में कंपनी अधिनियम, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम में दी गई बातों के अंतर्गत यदि कोई कार्य किया जा रहा है तो वो अधिकारों के अंदर का कार्य माना जाएगा। अगला प्रश्न है, पार्षद अंतर्नियम के बाहर के कार्य माने जाते हैं कंपनी अधिनियम के बाहर के कार्य, पार्षद सीमा नियम के बाहर के कार्य, पार्षद सीमा नियम के अंदर किंतु अंतर नियम के बाहर के कार्य, या उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। अभी मैंने बताया कि सभी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं, इसलिए इसमें से यदि किसी का भी उल्लंघन होता है तो वो माना जाएगा कि ये पार्षद अंतर नियम के बाहर का बात है। अगला प्रश्न है, आंतरिक प्रबंध से संबंधित कार्य नहीं है अंतर्नियम के अनुसार किए जाने वाला कार्य, सभा के लिए पर्याप्त सदस्यों की उपस्थिति को जांचने का कार्य, कंपनी के संबंध में निर्णय देने का कार्य, या बाहरी व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण का कार्य? तो देखो, आंतरिक प्रबंध की बात हो रही है ना, तो ये तीनों कार्य तो आंतरिक प्रबंध में होते हैं, लेकिन यदि कोई बाहरी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जाता है तो ये आंतरिक प्रबंध का कार्य नहीं होगा, ये बाहरी व्यक्तियों का कार्य होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, रचनात्मक सूचना के लिए सिद्धांत का अपवाद है शक्ति वाह्य का सिद्धांत, आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत, अधिकारों के अंदर का सिद्धांत, या इनमें से सभी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि रचनात्मक सूचना के सिद्धांत का अपवाद है आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, पार्षद सीमा नियम के बारे में सत्य नहीं है, यानी कौन सी बात गलत है? यह कंपनी का प्रमुख प्रलेख है, ये बात तो सही है। इसमें कंपनी के उद्देश्यों का वर्णन होता है, ये भी बात सही है। यह पार्षद अंतर नियम के अधीन होता है, ये बात सही नहीं है। इसे सरलता से परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वास्तव में पार्षद अंतर नियम पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत आता है या उसके अधीन हो सकता है, लेकिन पार्षद सीमा नियम पार्षद अंतर नियम के अधीन कभी भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, पार्षद अंतर नियम के बारे में सत्य नहीं है। यह कंपनी का एक सहायक प्रलेख है, यह केवल कंपनी अधिनियम के अधीन होता है, अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी के लिए अनिवार्य नहीं है, इसे सरलता से परिवर्तित किया जा सकता है। तो देखो, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि ये बात सही नहीं है कि यह केवल कंपनी अधिनियम के अधीन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रविवरण कंपनी अधिनियम की निम्नलिखित धारा में परिभाषित है? धारा 270, धारा 3(1), धारा 10, या धारा 4 का? तो देखो, प्रॉस्पेक्टस यानी प्रविवरण को कंपनी अधिनियम की धारा 270 में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है, प्रविवरण का आशय निक्षेप आमंत्रित करने के संबंध में किस प्रपत्र से नहीं है? नोटिस,
परिपत्र, विज्ञापन या अंतर्नियम। तो देखो, प्रॉस्पेक्टस को नोटिस के रूप में, सर्कुलर के रूप में, एडवर्टीजमेंट के रूप में प्रकाशित किया जाता है, लेकिन अंतर्नियम से संबंधित ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेल्फ प्रविवरण परिभाषित है धारा 60 में, धारा 31 में, धारा 60(5) में या धारा 70 में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सेल्फ प्रॉस्पेक्टस को धारा 31 में बताया गया है। इसके बाद रेड हेरिंग प्रविवरण कंपनी अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है? धारा 32, धारा 60 ख, धारा 60 क या इनमें से किसी में नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रेड हेरिंग प्रविवरण को धारा 32 में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सेल्फ प्रविवरण की वैधता की अवधि है। सेल्फ प्रॉस्पेक्टस कितने दिनों के लिए वैलिड होता है? 1 वर्ष, 3 माह, 30 दिन या 3 वर्ष। तो देखो, सेल्फ प्रॉस्पेक्टस यानी सेल्फ प्रविवरण 1 वर्ष के लिए वैलिड होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है, रेड हेरिंग प्रविवरण प्रविवरण जारी करने के कितने दिन पहले जारी होता है? 3 दिन, 5 दिन, 30 दिन या 60 दिन। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि प्रविवरण जारी होने के 3 दिन पहले रेड हेरिंग प्रविवरण जारी करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, प्रविवरण जनता के लिए जारी करने के पूर्व किसको भेजा जाता है? अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल के पास, सेबी के पास, रजिस्ट्रार के पास या कंपनी सचिव के पास। तो देखो, जनता के लिए जब प्रॉस्पेक्टस जारी करना हो उसके पहले उसे रजिस्ट्रार के पास भेजना जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संक्षिप्त प्रविवरण का तात्पर्य है एक ज्ञापन जिसमें प्रविवरण की मुख्य विशेषताएं अंतर्विष्ट हों। एक स्थानापन्न प्रविवरण से, सेल्फ प्रविवरण से या सूचना ज्ञापन से। तो देखो, संक्षिप्त प्रविवरण एक तरीके से एक प्रकार का ज्ञापन होता है जिसमें प्रविवरण की सभी प्रमुख विशेषताएं अंतर्विष्ट होती हैं। अगला प्रश्न है, प्रविवरण जारी करना आवश्यक नहीं है जब अंश निर्गमित करने हों, ऋण पत्र निर्गमित करने हों, प्रतिभूतियों को जनता को न देना हो या अंश विद्यमान सदस्यों को देने हों। तो देखो, जब प्रतिभूतियां यानी शेयर वगैरह जनता को जारी न करना हो तो प्रविवरण जारी करना आवश्यक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असत्य कथन से प्रभावित अंशधारक कंपनी के अधिकारियों को निम्न के अंतर्गत उत्तरदायी ठहरा सकता है? सामान्य विधि के अंतर्गत, कंपनी अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत, कंपनी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत या इन सभी के अंतर्गत। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इन तीनों के अंतर्गत अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है यदि कोई बात असत्य तरीके से प्रविवरण में डाल दी जाती हो। अगला प्रश्न, प्रविवरण में असत्य कथन के लिए सिविल दायित्व उपबंधित है। धारा 60 में, धारा 61 में, धारा 35 में या धारा 63 में। तो देखो, सिविल दायित्व धारा 35 में बताया गया है। ठीक है, यानी सिविल केस यदि कोई करना हो तो धारा 35 के अंतर्गत होगा कंपनी अधिनियम के। अगला प्रश्न है, असत्य कथन के लिए आपराधिक दायित्व से संबंधित धारा कौन सी है? धारा 34, धारा 60, धारा 50 या धारा 53। तो देखो, यदि कोई क्रिमिनल केस करना चाहे असत्य कथन के लिए तो वो धारा 34 के अंतर्गत कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। इसके बाद, असत्य कथन के लिए किस पर सिविल दायित्व आरोपित नहीं किया जा सकता है? प्रविवरण के निर्गमन के समय कंपनी के संचालक पर, कंपनी के प्रवर्तक पर, व्यक्ति जिसने प्रविवरण का निर्गमन प्राधिकृत किया था उस पर या ऋण पत्र धारक पर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऋण पत्र धारक पे किसी तरीके का सिविल दायित्व आरोपित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऋण पत्र धारक तो एक तरीके से वो व्यक्ति है जिसने कंपनी को उधार दिया है। ठीक है, डिवेंचर होल्डर कंपनी के अंदर का व्यक्ति नहीं है। ये तीनों व्यक्ति कंपनी के अंदर के व्यक्ति होते हैं, इनके ऊपर दायित्व डाला जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रविवरण में उन सब बातों का उल्लेख होना चाहिए जो निर्दिष्ट है। धारा 26 में, धारा 25 में, धारा 27 में या इनमें से सभी।
तो देखो, प्रॉस्पेक्टस में उन सभी बातों को लिखा जाना चाहिए जिसे धारा 26 में बताया गया है कंपनी अधिनियम के। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको समय से मिल जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।